नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। देखिए, एक बात तो है कि हमारे देश के अंदर लगातार ये बात का प्रश्न उठ रहा है कि जुडिशरी को कब सही करेंगे। मैं समझता हूं कि मेरे पास अगर पूरे दिन में 50,000 से 1 लाख कमेंट आते हैं तो उनमें एक बड़ी तादाद ये होती है कि जुडिशल रिफॉर्म कब होगा। एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म की बात मैं अक्सर करता हूं। जुडिशल रिफॉर्म और एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म की ही भारत में ज़रूरत है। लेकिन हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एनजेएससी पास किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पास किया था। वो एक छोटा सा पहला प्रयास था जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये कहते हुए उड़ा दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और फ्री रखना चाहता था, और अगर अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के पास रहेगा या सरकार के पास रहेगा तो फिर ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। ये जुडिशरी के ऊपर एक दबाव होगा और जो अपॉइंट करने वाला व्यक्ति है उसका प्रेशर मानेंगे। अभी सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने तो ये बात का मना कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही है। हाँ, ये जरूर है कि चीफ जस्टिस की सलाह से करेंगे। बाद में चीफ जस्टिस की सलाह को बदल दिया गया, चीफ जस्टिस की सलाह को मैंडेटरी कर दिया गया और उसके बाद तो ये कह दिया गया कि नहीं, ये जो कोलिजियम तय करेगी वही होगा। सरकार ने प्रयास किया कि इसको बैलेंस करने की कोशिश की, एनजेएससी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए उड़ा दिया गया। लेकिन जुडिशरी को एक मैसेज देना अति आवश्यक है और हम सब मोदी जी को जानते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो मोदी जी की बड़ी खास बात है कि वो समय का इंतजार जरूर करते हैं। आप याद रखिएगा, मोदी सरकार की एक खास बात है कि वो बैटलफील्ड स्वयं चुनती है और विषय स्वयं चुनती है और उसके बाद उसका समय भी चुनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लोग भारत में चिल्लाने लगे, लेकिन सरकार ने तय किया कि वो कब एयर स्ट्राइक करेगी, कब सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, कब वो ऑपरेशन सिंदूर करेगी। हमारा समय बैटलफील्ड हमारी और बैटलफील्ड तुम्हारी और स्ट्रैटेजी हमारी। ये बात कोई एक विषय पर नहीं है, ये जुडिशल सर्विसेज के विषय पर भी है। और मैंने जैसे ही कहा था कि जब समय मोदी जी तय करते हैं तो जिस दिन या सरकार तय करती है तो ये सरकार इंतजार करती है कि किस दिन वो मैटर हमको मिलेगा, किस दिन ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें हम एक्शन लेंगे। ऐसा ही एक विषय सरकार को मिल गया। बहुत सारी एनोमलीज हैं उसमें। एनोमलीज के बावजूद सरकार उस पर एक्शन लेना चाहती है और जुडिशरी को भी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। हालांकि सरकार के निर्णय और पार्लियामेंट के निर्णय के बाद भी जुडिशल रिव्यू का ग्राउंड बनता है, जजेस का मामला है और जजेस कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी लेते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि से सैलरी लेते हैं। भारत की संचित निधि से सैलरी का मतलब ये हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का कि पार्लियामेंट्री रिव्यू के दायरे से बाहर हैं, सरकार से बाहर हैं, सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन करप्शन के मामलों में भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा अभी तक संदेश दिया गया। 1978 का एक जजमेंट जो इस समय कोर्ट करके पिछले एक दिन से चल रहा है और वो जजमेंट ये कह रहा है कि यदि कोई जज इस्तीफा दे दे तो वो इस्तीफा देते ही स्वीकार हो सकता है, और किसी जज के इस्तीफा देने के बाद जब वो सीट पर ही नहीं है तो महाभियोग कैसे लाया जा सकता है। बात तो बिल्कुल जायज है कि जो व्यक्ति सीट पर नहीं है उसके खिलाफ महाभियोग कैसे लाया जा सकता है। लेकिन सरकार एक प्रेसिडेंट देने की कोशिश, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक कोशिश कर रही है, क्योंकि जुडिशरी में भी अब बाइफर्गेशन टाइप का दिखता है। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में हम सब जानते ही हैं कि नोटों के बंडल निकले थे और 500 के नोट बाई चांस की बात है वहां आग लग गई, लेकिन नोटों के बंडल उनके मतलब उनके ही परिसर में निकले थे। बाद में वो सफाई की गई। अभी इसकी 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेज तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरनल इंक्वायरी के बगैर कोई महाभियोग नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने पहले एक इंटरनल कमेटी बनाई थी और वो कमेटी ने जांच की और कहा कि दोषी हैं। बाद में उसको भंग करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट आए थे। जस्टिस BR गवई की अदालत में मामला पड़ा था और उन्होंने भी डिसमिस कर दिया था।
बाद में पार्लियामेंट में कुछ 104 एमपीज ने एक चिट्ठी लिखकर उनका इंपीचमेंट का डिमांड किया था, रेजोल्यूशन लाए थे, वो रेजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी जिसमें उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज एक थे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक एडवोकेट थे। ऐसे 3 जजेस की एक इंक्वायरी कमेटी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत बनी थी। उसने रिपोर्ट अप्रैल में दे दी थी। कल वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पब्लिश हुई। पब्लिश हुई का मतलब है कि पार्लियामेंट में वो ओपन कर दी गई। उस रिपोर्ट में इन 3 लीगल फ्रेटर्निटीज ने कहा कि जैसे यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनके जो पीए हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और जो उनका सरकारी कर्मचारी, वो भी उस समय संपर्क में थे। जब ये पैसा पकड़ा गया तो वो संपर्क में थे। उन्होंने वो भंडारे साफ करे, उन्होंने वहां के नोट गायब कर दिए। और बाद में जब इंक्वायरी बैठी तो इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि नोट कहां हैं। ये वैसे ही जो शातिर क्रिमिनल करता है और कहता है कि नोट कहां है, जब तक मुर्दा नहीं मिला है तब तक मर्डर कैसा, जब तक नोट नहीं मिले। केजरीवाल को याद करिए, केजरीवाल साफ कहते हैं नोट ही नहीं मिले आपको, पैसे नहीं मिले तो आप पैसे नहीं मिले तो हम दोषी कैसे हो गए, आप पहले ट्रेल पकड़कर बताइए। ऐसे ही जैसे यशवंत वर्मा के मामले में पैसा नहीं मिला, पैसा सबने देखा लेकिन पैसा बाद में गायब कर दिया गया, यानी कि वो जगह सफाई कर दी गई। वो पूरी भंडारण जहां पर पैसा ये रखा था वो पूरा भंडारण साफ कर दिया गया, वो सब कुछ वहां से मिटा दिया गया। जजेस ने पूछा कि भाई ये क्या है, जो इंक्वायरी बैठी थी, तो इंक्वायरी में उन्होंने जवाब दिया कि भाई पैसा नहीं मिला तो दोषी कैसे हूं मैं। जजेस ने उस पर जो लिखा, उन्होंने कहा कि जो यशवंत वर्मा की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां से एविडेंस टेम्पर ना हो, उनके पीए और उनके लोग उसको टेम्पर कर रहे थे। वो नोट गायब कर दिए गए, वो जगह साफ कर दी गई। जिसकी जिम्मेदारी यशवंत वर्मा की पड़ती है वो उल्टा पूछ रहे हैं कि पैसा गायब हो गया तो फिर अपराध कैसा। बात तो सही है। हालांकि इसको एक सिस्टम के साथ जोड़ा गया। होटल ललित के मामले में 1000 करोड़ से ऊपर की पेनाल्टी बनाई थी और उसको ब्रोकन के आदेश दिए थे एलडीओ ने। हाई कोर्ट में जैसे यशवंत वर्मा की अदालत में पड़ा था और उन्होंने वो 1000 करोड़ रुपया माफ कर दिया था। 1036 करोड़ ये कुछ था, उसको माफ कर दिया था और डिसमेंटल के ऑर्डर भी अवैध घोषित कर दिए थे। अब 1000 करोड़ का मामला और मोदी सरकार इस समय हम सब जानते हैं राजधानी को साफ करने पर लगी है। राजधानी में वो लोग जो गलत तरीके से बैठे हुए हैं, चाहे वो सुजान सिंह पार्क का मामला आता हो, चाहे वो मस्जिदों का मामला आता हो, चाहे वो जिमखाना क्लब और बाकी क्लबों का मामला आता हो, चाहे वो मस्जिद वाली कॉलोनी का मामला आता हो, सब साफ करने पर लगे हैं। इस समय सफाई नई दिल्ली की चल रही है और उसी में होटल ललित, संजय गांधी के ऐसा कहते हैं कि ललित सूरी संजय गांधी के मित्र हुआ करते थे और जब गेम्स यहाँ पर एशियन गेम्स आए तो संजय गांधी ने अलॉटमेंट कर दिया और वो प्राइम लोकेशन है, दिल्ली की सबसे प्राइम लोकेशन है। मेरे ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर है, 12 खंबा रोड पर, आप समझिए, और बहुत बड़ा परिसर है। उसको डिसमेंटल के ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि लीज की जो कंडीशंस थी वो कंडीशन उन्होंने ब्रोक करी थी और इसके अलावा आज की तारीख में जो उसका किराया बनता है वो एलडीओ ने डिमांड कर लिया था। एनडीएमसी ने उनको इविक्शन ऑर्डर कर दिया और जो उन्होंने जमीनें बेच ली थी, उसके अंदर दुकानें बेच ली थी, उसका वायलेशन माना गया और तोड़ने के कर दिए। जैसे यशवंत वर्मा ने सब क्लियर कर दिया, बाद में 2 जजेस की बेंच में पड़ा जिन्होंने ये कहा कि नहीं, आदेश ये सिंगल जज का गलत है। अब उसके बाद की ही ये घटना, इन दोनों को लोग मिलकर लगाने की कोशिश करते हैं कि जैसे यशवंत वर्मा क्या इस केस में इन्वॉल्व थे या इसमें कुछ करप्शन का मामला था। वो जो भी हो, लेकिन पैसा उनके घर में मिला। ये बात 3 लोगों की जो कमेटी जजेस इंक्वायरी के तहत बनाई थी पार्लियामेंट ने या लोकसभा ने, उसने रिपोर्ट ये लगाई है कि ये जो पैसा है भले ही ना मिला हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि काउंटिंग नहीं, कितना पैसा क्या, ये सब इरेगुलरिटीज हैं। उन्होंने कहा कि पैसा अधिकारियों ने देखा, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसका फोटो खींची गई और वो फोटो फॉरेंसिक लैब से क्वालिफाई हो गई। इसलिए दूसरी बात उन्होंने कहा कि जैसे यशवंत वर्मा का एक्सेस, वो कह रहे हैं कि नहीं ये आउट स्टेशन में था, जस्टिस यशवंत वर्मा का एक्सेस उनके उस कोठरी में था और इसके अलावा उनके पीए और उनके जो कर्मचारी हैं उनका भी एक्सेस उसमें था। इनका कहना है कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। तब कमिटी के सामने ये सवाल आता है कि आखिर क्या हो गया, क्यों नहीं बनाया।
तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई भी करेगा तो उसके पास तो सुमोटो टेकिंग एक्शन टेकिंग पावर होती है, वो निपटा देगा। लेकिन उस समय के ऑनरेबल जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना ने उस वीडियो को भी पब्लिश किया था, वेबसाइट पर डाला था और ये माना था। फिर उनको काम से विरत कर दिया। पहले उनका इलाहाबाद जहां से वो आते हैं वहां ट्रांसफर कर दिया। वहां के वकीलों ने विरोध कर दिया, कहा दूसरे शहर का, दूसरे स्टेट का कचरा हमारे यहां क्यों फेंकना। फिर उनको वहां विदाउट वर्क अटैच कर दिया गया। अभी जब ये सब कुछ हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा, रेजोल्यूशन पास हो गया तो इस्तीफा दे दिया। अब एक नया विवाद है, क्योंकि अभी तक एक मामला 1978 में डिसाइड हुआ था। 1978 में जो मामला डिसाइड हुआ था उसमें सतीश चंद्र नाम के एक जज हुआ करते थे। उन्होंने प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन उन्होंने उस इस्तीफे में कहा था कि मेरा इस्तीफा फला फला डेट को, फ्यूचर डेट को स्वीकार कर लिया जाए। अभी वो इस्तीफा प्रेसिडेंट के पास था ही, उससे पहले उन्होंने अपने इस्तीफे को रिवोक कर दिया। रिवोक का मतलब है उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा जो है वो मैं वापस लेना चाहता हूं, चूंकि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बात तो ठीक है। अब वहां एक वकील साहब ने, शायद गोपाल चंद्र शर्मा मिश्रा उनका नाम था, गोपाल चंद्र मिश्रा ने एक पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और उस रेट में उन्होंने कहा जब ये इस्तीफा दे चुके हैं तो क्यों बैठेंगे। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने ये कहा कि जज जैसे ही इस्तीफा देता है वैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है उसका काम। अभी प्रेसिडेंट के द्वारा स्वीकार किया गया या नहीं किया गया ये वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो अब पद से जा चुके हैं। सतीश चंद्र सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था, और यही सब बातें एलिगेशन लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस्तीफा, ये बात तो सही है कि इस्तीफा देते ही इनका इस्तीफा हो गया। देखिए, इस्तीफा देते ही इस्तीफा हो गया, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इन्होंने चूंकि फ्यूचर डेट का इस्तीफा दिया था और फ्यूचर डेट अभी आई नहीं थी, इसलिए रिवोक करने का भी अधिकार इनके पास है, यानी कि उसको संगठित, प्रतिसंगठित करने का अधिकार भी इनके पास है, ये उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन इस्तीफा जैसे ही दिया, अगर इन्होंने दिया है और डेट नहीं डाली तो इमीडिएट इफेक्ट से स्वीकार हो जाता है अपने आप, उसको प्रेसिडेंट को अलग से ऑर्डर नहीं करना पड़ता और उसका फॉर्मल डिक्लेरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नहीं करना। हालांकि इस मामले में ना तो प्रेसिडेंट ने अभी कुछ कहा है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन किया है, यानी कि कोई फॉर्मल गजट नहीं किया है कि इनका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, या जज हैं कि नहीं है। अभी सवाल ये भी है कि इनको सैलरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जहां तक मैं समझता हूं सैलरी और बेनिफिट उनको सारे मिल रहे हैं। सैलरी बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी कि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं है। लेकिन सवाल इसमें अब यह पड़ रहा है कि इनका इस्तीफा अगर स्वीकार नहीं हो, मतलब स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, इस्तीफा हो गया, और जो सिटिंग जज नहीं है, जो इस्तीफा स्वीकार हो गया मतलब इस्तीफा कंप्लीट हो गया, सिटिंग जज नहीं है, तो महाभियोग कैसे लाएंगे। जबकि लोकसभा ने तो रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और लोकसभा अब उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर रहा है। जो तीन जजेस इंक्वायरी कमेटी ने जो चार्ज फ्रेम करे हैं वो चार्जेस पर बात कर रहा है और लोकसभा में उसका रेजोल्यूशन आ सकता है। हालांकि लोकसभा आज खत्म हो गई, अगले सत्र में ये आ सकता है। तो अब सवाल नया कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली का है। जहां तक मैं समझता हूं वो जो इस्तीफा था, वो इस्तीफा उन्होंने दिया था फ्यूचर के लिए, और वो एक्सेप्टेंस की कंडीशन उसमें जो थी वो मामला ही दूसरा था। अभी चीफ जस्टिस ने रिकमेंडेशन किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन किया और 3 जजेस की एक एडॉक कमेटी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, फिर जजेस इंक्वायरी कमेटी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और ये करप्शन का मामला है। अब प्रूव्ड करप्शन इनके खिलाफ है, मतलब उनके खिलाफ करप्शन प्रूफ हो गया। वो कई बार रिटर्न लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हर बार उनकी डिसमिस हो गई। तो सवाल अब और गंभीर हो गया। अगर पार्लियामेंट इसको पास करती है, रेजोल्यूशन पास करती है, जो जज सीट पर नहीं है तो उनका इस्तीफा का मामला पड़ेगा, तो ये ग्राउंड फिर से बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और कहेंगे जब मैं इस्तीफा दे चुका हूं तो मेरे खिलाफ महाभियोग का कोई मामला बनता नहीं। क्योंकि इससे पहले के जितने लोगों के खिलाफ महाभियोग लाया गया उन सभी के इस्तीफे को ग्राउंड माना गया कि भाई इस्तीफा दे दिया, अब सीट पर नहीं है तो इनका कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर याद रखना, उस समय मोदी सरकार नहीं थी,
इस आज की तारीख में मोदी जी की सरकार है। और मोदी सरकार में जब जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और राज्यसभा के वो चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय उन्होंने जजेस के सामने ये कहा था कि इस्तीफा देने से या फिर उनको पद से हटाने से काम नहीं चलेगा। करप्शन के मामले में बेसिक ऑफ द बेसिक है कि एक एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर के बाद इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद उनका बाकी लोगों को, जो आम आदमी, उसको आप तमाम जेल भेज देते हैं, उम्र कैद कर देते हैं। जजेस अगर करते हैं तो क्या? मेरी थ्योरी थोड़ी दूसरी है। मैं धनखड़ साहब से 2 कदम आगे की सोचता हूं। महाभारत में यह प्रकरण दिया हुआ है। दुर्योधन जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि कितनी सजा होनी चाहिए अगर एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र ने मिलकर अपराध किया है, तो किसको कितनी सजा होनी चाहिए? आज की थ्योरी के अनुसार तो दुर्योधन ने कहा कि सबको बराबर होनी चाहिए, एवरीवन इज इक्वल। लेकिन शास्त्रीय आधार पर युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे ज्यादा सजा क्षत्रिय को होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास विशेषाधिकार होता है। ब्राह्मण को उसके कुल से अलग कर देना चाहिए, ब्राह्मणत्व से अलग कर देना चाहिए और उसको भी सजा होनी चाहिए। वैश्य ने जो किया है उसको अर्थदंड लगना चाहिए और शूद्र को छोड़ देना चाहिए। यहां जो ब्राह्मणों की बात आती है कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ये जो जजेस हैं वो उस समय के ब्राह्मण हैं। ये जो जजेस हैं वो उस समय ब्राह्मण, तो क्योंकि ब्राह्मण उस समय सारे, मतलब वकील और जजेस, ब्राह्मण ही राजा के सामने पूरी प्लीडिंग करता था, ब्राह्मण ही रूल बताता था, ब्राह्मण ही फाइनल सजेशन देता था। एग्जीक्यूशन करने का काम उस समय क्षत्रिय यानी कि राजा का होता था। तो यहां पर चूंकि ये ब्राह्मण वर्ग है, मतलब जजेस मतलब उस समय का, जब शास्त्रों की बात, वर्ण व्यवस्था की बात करें, उस समय का ब्राह्मण वर्ग है। अगर वो भले ही ये वर्मा हो, यहां ओबीसी हो, जो भी हो, लेकिन ये ब्राह्मण है मेरी नजर में, शास्त्रों की नजर में। इसलिए इनको तो फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि इनका इलस्ट्रेशन तय होना चाहिए। अभी मोदी जी भले ही शूद्र या बैकवर्ड से आते हों, लेकिन वो देश के राजा हैं, तो वो क्षत्रिय हैं, और वो क्षत्रिय हैं या फिर महामंत्री मान लीजिए तो वो ब्राह्मण हैं। इसलिए अगर अपराध सत्ता करती है, अगर अपराध वो करता है जिसके पास सॉवरेन फंक्शन है, तो उस व्यक्ति को सजाए मौत से नवाजा जाना चाहिए। उसकी सजा सबसे इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जितने अधिकार उतनी बड़ी सजा। इसलिए मोदी सरकार, मुझे जहां तक लग रहा है, अदरवाइज ये इंक्वायरी की रिपोर्ट तो अप्रैल में आ गई थी, आपको खोलने की जरूरत ही नहीं थी, आप कहते हैं इन्फ्लेक्चुअस हो गया, लेकिन ये रिपोर्ट खोल दी गई। कार्रवाई आगे बढ़ने का मतलब, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मोदी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जजेस को छोड़ना नहीं चाहिए, जजेस को मैसेज जाना चाहिए। और मैसेज ये जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार का मामला अगर फंस गया तो छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, और पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करवा ही लेंगे। अगर पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करवाने की बात उनके दिमाग में आ गई है, तो अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं, नई अनामली क्रिएट होगी, कोई बात नहीं। देश का सपोर्ट किस पक्ष में है, आप भी लिखकर बताइए, देश का सपोर्ट किस पक्ष में है? क्या यशवंत वर्मा जैसे ब्राह्मण को, जो आज का ब्राह्मण है, जो उस समय के अनुसार, हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार आज ब्राह्मण होता, जो पद ब्राह्मणों को मिलना चाहिए था, यानी कि जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है और जिसकी एजुकेशन इस लेवल की है, उसको ही सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। जो ब्राह्मण वर्ग है, भले ही वो ओबीसी हैं, क्या उनको कठोर सजा नहीं होनी चाहिए? कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ताकि पूरे देश को यह मैसेज जाए, जुडिशल सिस्टम को यह मैसेज जाए, रिफॉर्म को यह मैसेज जाए कि भाई देखो, जितने बड़े दायित्व हैं उतनी बड़ी सजा भी है। आप कहते हो हम सेपरेट हैं, आप कहते हो हम इक्वलिटी पर चलते हैं, आप कहते हो कि नहीं हम सॉवरन हैं, आप कहते हो जुडिशल सर्विसेज, अभी 2 दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने स्टेटमेंट दिया, जुडिशल सर्विसेज के लोग तो भाई सॉवरन होते हैं, वो कैसे बाकी कर्मचारियों से कंपेयर कर सकते हैं, वो सॉवरन फंक्शन प्ले करते हैं। मतलब आज के अभिजात ब्राह्मण वर्ग हैं, उनको कैसे सजा दी जा सकती है? यही तो पहले भी था कि ब्राह्मणों को कैसे सजा दी जा सकती है, ब्राह्मणों से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन उस समय का ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं था, वो ब्राह्मण जो है वो कर्म से ब्राह्मण था। तो फिर आज जब आप जाति से आप कर्म से ब्राह्मण हैं, और वो ब्राह्मणत्व तो आपको बचाता था, क्या आज भी उसको बचाया जाना चाहिए? क्या आज भी यशवंत वर्मा जैसे लोगों को, जब 2 इंक्वायरी, भाई इंक्वायरी बाकी की तो छोड़ दी है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं किया, अरे भैया पूरी पुलिस महकमे से भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, उससे पहले 1 जज सुप्रीम कोर्ट के, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस,
और अभी दो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज थे वो भी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस और एक लर्नेड एडवोकेट, इनकी इंक्वायरी हो गई है और जो लोग डिसीजन देते हैं उनकी इंक्वायरी में दोषी पाए गए। तो क्या सजा नहीं होनी चाहिए? इस्तीफा देने से केवल काम चल जाएगा? और अगर इस्तीफा देने से काम चल जाए तो कोई भी व्यक्ति सीट पर रहते हुए खूब करप्शन करेगा और कहेगा मैंने करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया है, अगर कोई बात फंसेगी तो मैं इस्तीफा देकर बाहर निकल जाऊंगा। किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी का धन पकड़ा गया, तो क्या धन सरेंडर करने से उसका अपराध बोध खत्म हो जाएगा? क्या वो अपराधी नहीं रहेगा? या फिर उसकी दुगनी पेनल्टी देने को वो तैयार है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए जजेस को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मंत्रियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सेक्रेटरियों को नहीं छोड़ा। इनकी सजा सबसे बड़ी होनी चाहिए और मेरा मानना है करप्शन की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। ये रेप का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है जो पूरे देश के एक एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। लोग आपकी अदालत में न्याय लेने जाते हैं, आप निर्णय तो कर देते हैं, लेकिन सही और गलत का आप धन के आधार पर करते हैं, क्या करप्शन के आधार पर करते हैं? ऐसे लोगों को मैं मानता हूं सजाए मौत मिलनी चाहिए और कम से कम उम्र कैद तो मिलनी ही चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इसमें सरकार सक्सेस ना हो पाई और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि इस्तीफा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक नया जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत नया अमेंडमेंट आएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी नया अमेंडमेंट आएगा और वो अमेंडमेंट जजेस को इस दायरे से बाहर नहीं जाने देगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये मोदी सरकार है, ये किसी को छोड़ेगी नहीं। इसलिए ये जजेस को, जुडिशल रिफॉर्म को, जुडिशल सिस्टम को एक मैसेज देने का तरीका भी हो सकता है। अभी हालांकि गर्भावस्था में है, कुछ पता नहीं है सरकार किस करवट बैठेगी, लेकिन आप इस वीडियो के नीचे लिखकर अपना मन बनाइए। एक पिटीशनें जो आजकल चलती हैं, उन पिटीशनों में यशवंत वर्मा के लिए फांसी मांगिए, यहां नीचे फांसी मांगिए, ताकि लोगों को मैसेज जाए। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कमेंट सरकार भी पढ़ सके और सरकार का हौसला भी बन सके कि नहीं, ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।